already the first chapter, that is How I Taught My Grandmother, has been done. Now we are moving to the first poem, that is Brooke. Brooke is written by Alfred Lord Tennyson. As per when we talk about anything in detail, in depth, तो एक पोएट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है in all our literature. And Alfred Lord Tennyson was a very, you can say, he was a nature loving poet. This poem brings out the contrast between human lives and natural elements, nature. Yahan to it is brook. Now you might have seen brook, stream. तो नॉर्मली ब्रूक स्ट्रीम ये सब सिनोनिमस होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो जो अपने रिवर से थोड़ा सा अलग हो जाए, अ स्मॉल स्ट्रीम विच विच मे बी बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक, कोई बीच में ब्लॉक आ गया, इसी वजह से वो अपना जो है उसका जो बहाव होता है वो अलग हो जाता है. सो दिस इज अ पोयम रिटन इन फर्स्ट पर्सन. The poem is written in first person because the brook itself is telling its story. Brook अपनी कहानी खुद बता रहा है. On the other hand, the poem is also dealing with the main theme: men are mortal and brook is immortal. मतलब यहाँ पर the human life, जो ह्यूमन लाइफ होता है, इट इज टेम्पररी, इट इज ट्रांजिएंट. आपके पेपर के अंदर सच वर्ड्स कैन बी देयर. टेम्पररी, ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीन्स अगेन टेम्पररी. वी कम ओवर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बट ब्रूक इज ऑलवेज देयर. लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम? दैट इज लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एंड ब्रूक. जो सिमिलैरिटी है, दैट इज द अप्स एंड डाउन्स ऑफ आवर लाइव्स. जो हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, उसके लिए इट इज देयर. मतलब हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आता है. एंड ब्रूक जो है, it also moves from one place to another. It passes through different areas. कभी उसके सामने छोटे पत्थर आते हैं, कभी बड़े रॉक्स आते हैं, कभी there are some flowers sailing on. So we are also, and human life जो है, it is also passing through such ups and downs. हमारी भी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, but ultimately human जो है, he is mortal, so he would go away. And brook, that goes on. उसकी जो जर्नी है वो खत्म होती नहीं है, it goes on. So that is the basic theme of this poem, Brook. So now let us begin the poem with our line by line explanation. I come from haunts of coot and hern. यहाँ पर जो coot and hern है, different kinds of birds. जहां पर means it means to say I come from means it जहां से it originates. There you can find the birds, you can find coot, herns. आप इन सबको जो हो, you can find it out. Secondly, it says I make a sudden, but when it arises, जब वो arise होता है, तो there is a sudden sound, sudden sally. There is a sudden sally. And sparkle means it shines. जब उसके ऊपर नेचुरल है कि सनशाइन होता है, तो देयर इज स्पार्कल. तो इट emerges from place which are visited by birds, specific water birds, and it emerges suddenly. I make a sudden sally matlab it emerges suddenly, it अचानक से. And why?
बिकॉज जहां पर आपका रिवर होता है, रिवर से एकदम से अचानक से आप देखोगे देर इज, इफ देर इज एनी स्टोन इन बिटवीन, तो वो एकदम उसका जो बहाव है दूसरी तरफ चलता है। एंड इट वुड बी फर्न्स एंड पेटल्स, यू नो फर्न्स, उसके ऊपर जो है इट शाइन्स। तो बिकर, ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है, बिकर का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब द लिटरेरी मीनिंग ऑफ बिकर इज आर्ग्यूमेंट। लेकिन व्हाई हियर इट हैज बीन सेड एज बिकर, इट इज नॉट बिकरिंग, इट मींस इट इज मेकिंग द साउंड, इट इज मेकिंग द साउंड, it suddenly emerges with, वैसे बिकर का क्या मीनिंग है? बिकर का मीनिंग इज टू आर्ग्यू। जब दो जने झगड़ा कर रहे होते तो वो जो आवाज आती है ना, वो। बाय 30 hills आई हरी डाउन, ये पेपर में आपके आता है कि हाउ मेनी हिल्स इट हैज। नाउ इट इज नॉट लाइक कि वो 30 hills को ही करता 1 2 3 4 5 में, इट हैज बीन हियर एज अ रेफरेंस, इट हैज बीन गिवन बाय थर्ड, इट पासिस थ्रू मेनी हिल्स, मतलब कई हिल्स उसके सामने आते हैं। और slip between the ridges by 20 thops a little town a half a hundred bridges. It says that it it flows down hurriedly. लास्ट बाय कहां तक वो पहुंचता है? नाउ हियर दिस फिलिप्स फार्म इज एन allusion, मतलब देर इज नथिंग लाइक अ फिलिप्स फार्म। इसका कहने का मतलब है कि इट एंड्स वेयर देर इज अ फार्म, एंड वंस अगेन जहां से रिवर आता है वो उसको ज्वाइन कर लेता है। There is a farm on at the end where it joins the overflowing river. Brimming means overflowing. So the till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. Now यहाँ पर first of all till here, till last by Philip's farm means when it again meets the river, देयर इट मीट्स। तो उसका कहने का मतलब है मेरी जर्नी वहां से फिर से शुरू हो जाती है। वंस अगेन आई मीट द रिवर, देन आई अगेन स्टार्ट माई जर्नी। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, इवन दो दे मे बी हैविंग मेनी अप्स एंड डाउन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आई मेक अ सडन सैली, मतलब कि हम लोगों के भी लाइफ में अप डाउन, हिल आपका ऊपर है, रिजेस आपके नीचे है, ब्रिजेस के नीचे से ऑल द अप्स एंड डाउन, ह्यूमन ऑल्सो पास ऑल दीज अप्स एंड डाउन, but ultimately he reaches his destiny, that is death. This is the contrast between humans and brutes. Brute. I chatter over stony waves in little sharps and trebles. I bubble into edding waves. I babble on the pebbles. अगर आप यहाँ पर देखो तो you will see that the word like chatter, bubble, ऐसे words use किए हैं, which is an onomatopoeia. And what it says is that it makes sound. Chatter means noisily sound. जब वो, when it is on the stones, so it makes noisily sound, थोड़ा जोर से शोर मचाना। And it also makes in little sharps and trebles means high pitched sound. When it is going through, it goes into the high pitched sound.
Then I bubble. Now, why? What is the meaning of bubble? Bubble क्या होता है? Bubble gum, bubbles. So it is happiness. Bubble यहाँ पर जो है, it is happiness. It creates happy sounds when it enters the spiral water. That is यहाँ पे when heading base, मतलब जहाँ आपके spiral waters होते हैं, वहां पर it makes a happily sound. और when it enters into the spirals of the bay, जब वो बे की तरफ, बे क्या होता है? एक छोटा सा, मतलब वाटर बॉडी, जब वहां उसकी तरफ से जाता है, या पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, जब उनके ऊपर से, जब उनको स्ट्राइक करते हुए जाता है, तो इट मेक्स हैप्पी साउंड. So there are different kinds of sounds if you see in this passage. Noisily sound, high pitch sound, then happily sound. मतलब तीन अलग अलग तरीके के sounds हैं. So it makes different kinds of sounds while it is passing through the stony waves. यहाँ पर आप ऊपर देखो, stony waves, bay, pebbles, तीन अलग अलग चीजें दी हुई है. एंड तीन अलग अलग चीजों के ऊपर से जब उसको वो क्रॉस करता है, तो it gives three different kinds of sounds: chatter, trebles, and happily यानी कि bubbles. With many a curve my banks I fret. Fret का वैसे तो मीनिंग होता है वरी, मतलब किसी भी चीज के लिए डोंट फ्रेट हम बोलते हैं, डोंट फ्रेट. फ्रेट मीन्स डोंट वरी. With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow. Fallow होता है open land, जो खाली छोड़ देते हैं हम लोग. Fallow land is the land which is left open to regain its fertility. जब उसमें fertility खत्म हो जाती है, तो हम उसको खाली छोड़ देते हैं. स्लैश एंड बर्निंग में हम यूज होता है. And many a fairy foreland set with willow, weed and mallow. Now in this it says that as it moves further, आगे जैसे जैसे वो, again it is moving towards a farm, it moves in curves. With many a curve मतलब it moves in curves. And sometimes I fret by many a feeder, मतलब sometimes it looks as if it is angry, sometimes it looks as if it is angry. It crosses many a field, and fallow means it crosses many field which are already with crops. Fallow, the open land. The forelands, yani ki the land of fairy. Foreland, यहाँ पर the land of fairy. And then it also passes through the willow, weeds, and mallow parts. Now, what is the meaning of willow, weeds? They are all the unwanted plants. They are the unwanted plants. It means it is passing through everything which is wanted, which is unwanted. Life में हमारे सामने जो है, there might be many things. कुछ हमारी जरूरत है, कुछ हमारी नहीं है. Like यहाँ पर weed is unwanted plant. Below weed, weed is unwanted plant. फील्ड हमारे लिए जरूरी है. फैलो आपका खाली लैंड है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स. I chatter, chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. In the very first, it is said that till last by Philip's farm, I flow to join. यहाँ पर क्या लिखा है? Making noise. Chattering is a noise, a noisily sound. तो making the noise, it again joins the brimming river. Once again वो अलग हो गया अपने river, अपनी farm से. फिर वो दोबारा से इट इज जॉइनिंग द ब्रमिंग रिवर. वंस अगेन इट सेल्फ, जब
in our life there are many things which may be wanted, which may not be wanted. Something like field is our हमारे लिए important है, fallow it's a मतलब कि we have left it open, then unwanted. इन सबको क्रॉस करते हुए once again it meets the brimming river, it once again it meets the overflowing river, but humans have to stop because they have to meet their fate. I wind about and in and out. Wind क्या होता है? ऐसे घुमावदार. वाइंड होता है घुमावदार. इट फ्लोज इन अ zigzag मैनर. ऐसे the zigzag manner, in a curving manner. It flows in a zigzag manner, but and it becomes a source of life for others. वो एक source बन जाता है. That is with here a blossom. Blossom means flower. Some flowers sail on it. And here and there a lusty trout. Lusty trout is a fish, and again grayling is a fish. So it gives birth, or it gives space to many lives while it is passing. जैसे ह्यूमन भी, हमारी भी लाइफ में कई चीजें आती हैं, कई लोग आते हैं, अच्छे लोग. यहाँ पर जो लस्टी लिखा ना, लस्टी वैसे होता है somebody जो कि बहुत ही लालची होता है. तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है हमारी लाइफ में भी अच्छे लोग, बुरे लोग सब आते हैं. So while it is moving, sometimes there might be a flower which is sailing on it. Sometimes it may be you can find a lusty trout, a big fish, grayling, another fish. ये सब आपके जो है you can find over its course of journey. And here and there a foamy flake upon me as I travel. मतलब when it is traveling, तो you might have seen उसके ऊपर एक झाग सा बन जाता है. While it is, तेज जब वो स्ट्राइक करता है, जैसे समुद्र के किनारे में भी अब आप देखोगे तो एंड में जब पानी आता है दूर से तो ब्लू लगेगा, लेकिन when it comes near तो it will be making a foamy flake. वो waves बनाता है, foamy flake बनाता है. So and here and there a foamy flake upon me मतलब उसके ऊपर एक foamy flake बन जाता है, झाग बन जाता है. As I travel with many a silvery water break upon the golden gravel. ये आपका जो है पेपर के अंदर कई कई बार आया हुआ दिस पर्टिकुलर पैसेज, मतलब ये वाला जो है. दैट मीन्स while during the journey of the river, of the stream, one can find ये. if you see this picture, ये वाली जो पिक्चर आप देखो, how it is looking, एकदम ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे फोमी फ्लेक जैसा झाग बना हुआ है. And with many a silvery, it looks silvery while it is moving, and नीचे golden gravel. ये क्योंकि यहाँ पर पानी shallow है, पानी यहाँ पर shallow है, ज्यादा deep में नहीं है. तो you can find the golden gravel. Gravel means the sand, जो आपका golden color की मिट्टी आपको नीचे दिखाई देती है, उसके ऊपर सिल्वर पानी चल रहा है. कभी कभी उसके ऊपर जो है you can also find it is making the waves, it is making the flakes.
and draw them all along and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, by I go for on ever. Means इन सबको साथ में लेते हुए, किन किन को लेते हुए? That is the blossoms, the lusty trouts, यानी कि the fish, the big fish, the gravels, इन सबको लेते हुए, taking all of them together, it once again joins the brimming river. Whereas humans जो है, they would stand there because their life ends at one point. अब थोड़ा सा अगर हम लोग इन अनदर वे देखते हैं, द फर्स्ट थ्री जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, इट स्टार्ट्स मीन्स जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मीन्स व्हेन वी आर इन्फेंट्स, देन मूविंग टूवर्ड्स थोड़ा हम बड़े हो जाते हैं, एंड देन व्हेन वी आर यूथ, वी आर मेकिंग नॉइज, वी आर full of energy, vigor. And when we are moving towards the middle and old age, हमारा जो साउंड होता है, हमारी जो मूवमेंट होती है, वो थोड़ी धीरे हो जाती है. सिमिलरली आई स्टील बाय लॉस. यहाँ पर स्टील इज नॉट व्हाट यू से चोरी करना, मीन्स इट मूव्स वेरी वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे वो चलता है. I slide by hazel covers, a kind of flowers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. अब यहाँ पर I would like to tell कि ये जो forget-me-not है, this is actually a flower. It's not actually a मतलब कि उसका नाम ये नहीं कि forget-me-not. हुआ क्या था कि there were some couple and this flower was standing, मतलब कि वहां पर था. वहां पर क्या हुआ? that man tried to pull that wild flower. उसने उस वाइल्ड फ्लावर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में बह गया. that man was swayed away in the river. बट वेन ही वॉज स्वेइंग अवे, जब वो मतलब कि बहता हुआ जा रहा था, तो उसने कहा था कि नेवर फॉरगेट मी. सो दैट इज व्हाई इट्स नेम्ड एज फॉरगेट मी नॉट्स. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज फॉरगेट मी नॉट्स. तो आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, मतलब जब वो घास के ऊपर चलता है, तो इट इज मतलब कि इट मूव्स वेरी स्लोली, बहुत साइलेंटली. इट स्लाइड्स स्टेडली, मतलब यहाँ पर स्टेडली का मतलब होता है बिल्कुल आवाज के बिना, मतलब दबे पांव हम जो बोलते हैं ना वो. आई स्लेड बाय हेजल, हेजल नट्स होते हैं उन बुशेस की तरफ. हेजल इज अ बुश. तो व्हेन इट इज स्लाइडिंग, तो बहुत मतलब आवाज तकरीबन आ ही नहीं रही है. and it carries away. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. यहाँ पर जो happy lovers, it's actually one, मतलब completely contrast. It is actually a wild flower, and it is said that in the German mythology, it is said that there was a man who tried to take away this wild flower, and he was swayed away with the water. But when he was swaying away, he said, "Forget-me-nots." तो इसीलिए इसका नाम फॉरगेट मी नॉट्स पड़ गया. द फॉरगेट मी नॉट्स आर द वाइल्ड फ्लावर्स. इट मूव्स वेरी
साइलेंटली, साइलेंटली मतलब विदाउट, या फिर हार्डली एनी नॉइस। Hazel is the hazelnut bushes and carrying away the wild flowers, जिनको हम बोलते हैं forget me not, right? Next is I slip, I slide, I gloom, I glance। मतलब यहाँ पर it is just want to tell कि उसका जो next है, it is against, यहाँ पर भी it is very silent, but it looks as if it is very sad, it is sad। I slip, slip हो जाता है। I slide, I gloom, gloom का मतलब क्या होता है? दुखी, gloomy, अंधेरा, दुखी। I glance, glance मतलब एक झलक देखना। Among my skimming swallows, I, again one of the very repeated question from this poem, मतलब passage, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows। ये पीछे भी था पहले, मतलब this was also one of the two marker question कि why it is said like that। तो it says that कि among my skimming swallows, मतलब जो swallows होते हैं, they normally fly over it। skim का मतलब होता है उसके सरफेस पर उड़ते हुए जाना। And when the sun rays fall on it, it looks as if it is making a net। क्योंकि ऊपर से जो आपके पेड़ होते हैं उनकी छाया होती है, उसके बीच में ऐसा लगता है एज इफ उसकी जो सैंडी, यहाँ पर शैलो है, द रिवर इज शैलो, सैंड नीचे दिखाई दे रहा है, तो इट लुक्स एज इफ इट इज मेकिंग अ नेट। इट इज एन इमेजरी विच हैज बीन क्रिएटेड। swallows यहाँ पर इज अ बर्ड। I murmur under moons and stars in brambly wilderness, I linger in my shingly bars, I loiter around my creases। Now, what is the meaning of murmur? हम लोग कहते हैं ना मरमर मत करो, मतलब स्पीकिंग वेरी स्लोली। मरमरिंग क्या होता है? स्पीकिंग वेरी स्लोली, बहुत तो वो कहता है कि इट मूव्स वेरी स्लोली व्हेन इट इज नाइट। Under moon and star means when it is night, during the night side, it looks as if it is making very silent sound, murmuring sound. In brambly wilderness, it produces only, and then it moves very, I linger, मतलब linger का मतलब होता है moving aimlessly, moving मतलब कि leisurely, आराम से, जैसे हम कहते हैं ना I was lingering around, I was lingering around। I linger by my shingly bars, I loiter, loiter वैसे तो होता है गंदा करना, यहाँ पर उसका कहने का मतलब है it moves round the pebbles, राउंड द क्रेसिस, जो आपके मतलब स्मेल, एक कैबेज के जैसा, मतलब वो स्मेल देता, पंजन लीफ, दैट इज द क्रेसिस, उसकी तरफ से वो निकलता हुआ चला जाता। when at night, when it is passing, so sometimes it looks as if it is making a very low sound, murmuring sound, and then it
अगेन मूव्स लेजरली ओवर द एरिया जहां पे छोटे छोटे से आपके जो पेबल्स है वो है अराउंड द पंजेंट लीव्स प्लांट। इट लुक्स लाइक अ कैबेज जैसा मतलब लगता है, जो कि वहां पर टैंक्स के पास में ग्रो करता है। उसके उसको पास करते हुए वो चला जाता है। And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. At the end, it says once again, it takes the curve, it comes out, it meets the same destination, the Phillips Farm, the brimming river, and it moves on because it is continuous. Whereas human life is मॉर्टल, तो यहाँ पर वो खत्म हो जाता है। व्हेन वी रीच अवर ओल्ड एज, व्हेन वी रीच अवर मतलब की वीकनेस, देन वी आर फिनिश्ड। मैन इज मॉर्टल, वेयर इज ब्रूक इज immortal. This is the entire explanation of the poem, The Brook. Now we are moving to the last, that is the poetic devices of the chapter, right? In this, very first is when we say I. So it is written in first person, therefore it goes as personification. It is personified. आपका जो ये मतलब कि पूरा पोयम है ये personified है. Then of course we are having alliteration, anaphora, antithesis, और या फिर oxymoron आप कह सकते हो, onomatopoeia, repetition like I chatter chatter, and refrain, यानी कि वो जो men may come and men may go, और ये this is also there as a question in your exam. And by 30 hills I hurry down, ये जो I, ये बार बार by जो आ रहा है, this is anaphora. Even here also it is anaphora. जो आपका word है I, it has been repeated in the next two lines. मतलब अगले अगली line पर when the word is repeated within the sentence होता है तो it is repetition. लेकिन if it is repeated in the next first, पहली line, पहला मतलब कि जो शब्द है वो repeat होता है, then we call it as arrest. Then sudden sally. It is alliteration. Sudden sally. It is alliteration. Hills hurry. Hills hurry. It is again
electrician. The letter H. Similarly, 20 thoughts. T, electrician. And half a hundred. All are alliteration. This is refrain because ये वाला जो मतलब कि this ये जो lines है, they are going to be repeated in consecutive passages. Then I chatter, I bubble. ये आपके जो है अगर हम देखते हैं तो they are all called as the onomatopoeia. एंड यहां पर अगर हम देखते हैं आई चैटर चैटर मतलब यहां पर चैटर चैटर इज ट्वाइस सो हेयर इट इज रेपिटेशन विद विलो वीड फेरी फोरलैंड फील्ड एंड फैलो ये सारे आपके पेपर में आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले आया है एंड ऑल ऑफ देम आर alliteration. सेम men may come men may go एंड नाउ ये जो कम एंड गो है कम एंड गो है दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट आना जाना तो कम एंड गो को हम लोग जो है वी वुड बी टेकिंग एज certain times we take it as oxymoron or antithesis. What is antithesis? Means something which is opposite, contrast. Go and come. Go and come. We कुछ लोग इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं कुछ लोग इसको एंटीथेसिस बोलते हैं सिमिलर जैसे कि हेयर एंड देयर ऑपोजिट सो दिस इज आपका you can call it as oxymoron or you can call it as antithesis. Then silvery water break, golden gravel. वैसे तो golden gravel is also आपका alliteration, लेकिन जो silvery water break है it is metaphor. मतलब the water appears to be silver. The water appears to be silver. This is called as ascendaton, means something which is not used in the sentence without any conjunction. Slip, slide, gloom, glance. वैसे तो slip, slide आपका alliteration, gloom, glance आपका alliteration, skimming swallows आपका alliteration, sandy मतलब कि सारे आपके but when we only talk about slip slide मतलब this is not actually the way of writing English तो हम इसको ascendaton कहते हैं बहुत कम आता है but I have just given you this. Most of the time it is only the poetic device alliteration जो इसे पूछा जाता है. I murmur under moon. Murmur again m तो linger shingly here it is assonance मतलब the vowel I is being repeated. And of course, refrain is already there. So this is, and you can also say the poet has created the images at places. कई जगहों पर उसने एक image को create किया. So the poem is also using imagery. The rhyme scheme of the poem is, अगर हम देखते हैं, flow A, river B, go A, ever B. Even if you see for this, glance A, swallows B. Glance, dance A, swallows, shallows B. So it is A, B, A, B. The the rhyme scheme used by the poem is A, B, A, B.
And the theme, of course, I have already told you that it is dealing with one theme, that is the contrast. Humans are mortal, whereas Brooke is eternal, immortal. And the similarities are ब्रूक ऑल्सो, जैसे हमारा बर्थ होता है 7 ages, इफ यू रिमेम्बर, when हमारा बर्थ होता है we have 7 different stages of our lives. We are an infant, we are a school boy, we are a young boy, then we are a, so मतलब कि we grow into a uh, normal middle age, then we pass. उसी तरीके से वो कहता है कि ब्रूक की जो जर्नी है, इट passes through many stages. Sometimes it might be an up like a hill, sometimes it might be down, sometimes it might be some pebbles, यानी कि छोटी छोटी परेशानियां, बड़ी बड़ी परेशानियां. It also gives birth or it also gives life. ये पेपर में भी आया है. It मतलब कि it gives space to the fishes, to the flowers. It gives life to the field. जो fallow fields है यानी कि खाली है, उनको भी, जो भरे हुए हैं उनको भी. द विलो वीड्स यानी कि जो आपके बेकार है, अनवांटेड प्लांट्स, इट गिव्स लाइफ एंड देन इट मूव्स ऑन. बट उसकी जो लाइफ है, इट इज कॉन्टिन्यूअस. वंस इट विल, वो पानी से, अपने रिवर से अलग होता है, वो अलग अलग एरियाज में मूव करता है. अगेन जहां पर उसको रिवर मिल जाता है, वहां पर वो उसे मिल जाता है. अगेन इट माइट ब्रांच आउट एंड इट मे मूव. लेकिन जो ह्यूमन लाइफ होता है, once it completes its journey, it has to be finished. So that is the poem Brooke, penned by Alfred Lord Tennyson.